अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाजरीन, खून हमारे जिस्म का एक इंतहाई अहम हिस्सा है। खून ही की बुनियाद पर हमारे जिस्म में ग़िज़ा, हवा की आमद व रफ्त मुमकिन हो पाती है। इसी तरह से हमारे जिस्म का जो दिफ़ाई निज़ाम है वो भी खून ही की मरहून मिन्नत कारआमद हो पाता है। आज हम बात करेंगे खून से ताल्लुक़ रखने वाली एक बीमारी के बारे में जिसे एप्लास्टिक अनीमिया कहा जाता है। एप्लास्टिक अनीमिया क्या है और इसके मामले में किस तरह का इलाज दरकार होता है, ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान नसीम आदिल, जो कि कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं एट आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप तशरीफ़ लाए इस अहम मौजू पर बात करने के लिए। नहीं, आई थिंक बहुत शुक्रिया आपका, और आपने बहुत अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया कि जिस पे बात करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मुल्क में ये बीमारी बहुत कॉमन है, और जी, रोज़मर्रा चाहे वो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, चाहे वो फिजिशंस हैं, हर लेवल पर ये बीमारी नज़र आती ये है। बीमारी देखी जाती है। डॉक्टर साहब, एप्लास्टिक अनीमिया, क्योंकि बीमारी के नाम का एक हिस्सा अनीमिया है, तो इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब भी अनीमिया का तज़किरा किया जाता है तो एक नॉर्मल जो जहन में तस्वीर बनती है वो ये है कि सुर्ख खलियों की खून में कमी वाक़ हो रही है। क्या एप्लास्टिक अनीमिया का मामला भी इतना सिंपल सा है या ये उससे मुख्तलिफ बीमारी है? नहीं, बदकिस्मती से ये सिंपल नहीं है। अनीमियाज जो है एक ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी में यूज़ किया जाता है, जिनमें जैसे आपने कहा कि खून के लाल ज़रात की कमी हो गई, जिसमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन डिफिशिएंसी, B12 डिफिशिएंसी एनीमियाज हो गए, थैलेसीमियाज हैं, खून टूटने के एनीमियाज, हेमोलिटिक एनीमियाज हैं, वो एक अलग कैटेगरीज़ है, और जनरली अलग तरीके से डील किए जाते हैं, अलग तरीके से तशख़ीस होती है, अलग तरीके से ट्रीट किए जाते हैं। ए प्लास्टिक एनीमिया जो है वो नाम से अगर देखें तो वो मिस नॉमर है, क्योंकि सिर्फ अनीमिया नहीं है, बल्कि ए प्लास्टिक एनीमिया जो है वो हड्डी के गूदे में जो हमारे खलियात होते हैं, जी, और वो 3 तरह के खलियात होते हैं, जिसमें रेड सेल्स भी शामिल हैं, वाइट सेल्स भी शामिल हैं, प्लेटलेट भी शामिल हैं, सपोर्टिंग सेल्स भी शामिल हैं बोन मैरो के। इन जी, तमाम के फेलियर को, बोन मैरो फेलियर को ए प्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। इसलिए ये एक नहायत सख्त बीमारी बन जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर एनीमियास। यानी हकीकतन खून बनाने की जो फैक्ट्री जिस्म में मौजूद है जी हाँ, वही बिल्कुल। काम करना छोड़ देती है। एग्जैक्टली जो हमारे जिस्म में खून बनाने की फैक्ट्री है वो बोन मैरो है, और बोन मैरो में जो कुदरत ने सेल्स दिए हैं, जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, वो स्टेम सेल्स कहलाते हैं, और स्टेम सेल्स के फिर डिफ्रेंसीशन से रेड सेल्स भी बनते हैं, वाइट सेल्स भी बनते हैं, प्लेटलेट्स भी बनते हैं, और दूसरे सेल्स बनते हैं, मुदाफ़ियत पैदा करने वाले सेल्स भी बनते हैं। तो ए प्लास्टिक एनीमिया में जो डिफेक्ट है वो स्टेम सेल्स का हो जाता है। तो जो बेसिक प्रोडक्शन का सेल है बोन मैरो में, जो खून के खलियात को बनाता है, उस वही ख़त्म, वही डिफेक्टिव हो जाता है। उसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं जिनकी हम बात करेंगे। तो ए प्लास्टिक एनीमिया में तमाम खून के ज़र्रात ख़त्म हो जाते हैं, हड्डी का जी, गूदा काम करना बंद कर देता है, इसीलिए लोगों को अनीमिया भी हो जाता है। अनीमिया उसका एक एलिमेंट है, लेकिन वाइट सेल्स भी ख़त्म हो जाते हैं, जिससे इंसान का मुदाफ़ियत का निज़ाम ख़त्म हो जाता है। जी, प्लेटलेट जो खून के रसने को रोकने वाले सेल्स हैं जिससे में वो बनना बंद हो जाते हैं, इसलिए लोगों को ब्लीडिंग हो जाती है, खून बहना शुरू हो सकता है, और वो सीरियस बीमारी है, क्योंकि इसमें इससे इससे अगर जल्दी से ना निपटा जाए इस बीमारी से, तो इंसान की मौत वाक़ई हो सकती है। जबकि एनीमिया में ऐसा नहीं है, एनीमिया जी। में जनरली ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर मगरिब का लिटरेचर देखा जाए तो उसके अंदर इस बीमारी के बारे में कहा जाता है कि शाज़ व नादिर ही नज़र आती है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल लेकिन ठीक। जैसे आपने बताया कि हमारे ख़ित्ते में ये बीमारी निस्बतन ज़्यादा नज़र आती है। जी क्या नौइयत है इसकी अभी? जी, बिल्कुल। अगर आप जैसे लिटरेचर में यही है कि वेस्ट में, और इनफैक्ट जो वेस्ट से हीमेटोलॉजिस्ट भी यहाँ आते जी, हैं, स्पेशलिस्ट भी यहाँ आते हैं, तो वो देख के हैरान रह जाते हैं। या अगर हम डेटा अपना कभी प्रेजेंट करते हैं कि मीटिंग में, या उनकी बात करते हैं दूसरी जगहों मुल्कों में जाकर, तो वह हैरान रह जाते हैं कि इस कदर ज़्यादा ये प्लास्टिक एनीमिया यहाँ पर है एज़ कम्पेयर टू द वेस्ट। न सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि इस रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, सार्क कंट्रीज़ हैं, मलेशिया है, और ममालिक हैं रीजन के, जहाँ जी। पर बैंकॉक, थाईलैंड है। इस रीजन में प्लास्टिक एनीमिया कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वेस्ट। कोई ख़ास वजूहात इसकी? बिल्कुल इसकी वजूहत हैं। एक बात तो ये तय है कि जब कोई बीमारी किसी एक रीजन में ज़्यादा कॉमन होती है,
तो वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं कि उस रीजन में उस बीमारी को वो ज़्यादा कॉमन कर सकते हैं। लोकल फैक्टर्स कह सकते हैं या एनवायरमेंटल फैक्टर्स कह सकते हैं। कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड एक तरह से तकरीबन उनका इंसिडेंस होता है, एक तरह से पाई जाती हैं, जिनमें खून के कैंसर्स वगैरह शामिल हैं। तो उनमें ज़्यादा एनवायरमेंटल एजेंट्स शामिल नहीं होते। लेकिन एप्लास्टिक एनीमिया के कॉमन होने में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको जो शामिल हैं, जिनमें एक तो ये कहा जा सकता है कि सबसे कॉमन जो है वो ये कि बेजा दवाओं का इस्तेमाल इस रीजन में ज़्यादा है। अब बेजा दवाओं का इस्तेमाल बसा औक़ात तो ये है कि फिजिशंस की तरफ से भी है, लेकिन उसमें दूसरी अहम वजह यह है कि हमारे यहाँ ओवर द काउंटर अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स जो है वो बहुत कॉमन है। आदमी जो चाहे दुकान पे जाकर वो दवा ले सकता है। उसने अपने जानने वालों से, मिलने वालों से सुना है कि जी बुखार के लिए फ़लानी दवा खानी चाहिए, तो वो जाके वो दवा मांग लेगा। अब उसको ये नहीं पता होगा कि बुखार किस वजह से था। एंटीबायोटिक्स हैं, क्लोरामफेनिकोल का यूज़ है जो कि बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, क्योंकि सस्ती एंटीबायोटिक है, वो इस्तेमाल की जाती है। दर्द की दवाएं हैं, जोड़ों के दर्द की दवाएं हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्रीली अवेलेबल हैं वो दवाएं। यानी एक तरह से मौजू माहौल हमारे ख़त्े में इस बीमारी को मिल रहा है, जिसकी वजह से शायद इसकी शरह में। बिल्कुल। दूसरी अहम वजह जो है वो वायरल इन्फेक्शन हैं। हेपेटाइटिस बी और सी इस रीजन में, हमारे रीजन में, और या नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस इस रीजन में ज़्यादा है जो कि एसोसिएटेड है इसके कॉजेशन से। कई और वायरसेस हैं हेपेटाइटिस के अलावा। इप्स्टाइन बार वायरस एक वायरस है, वो भी इसके साथ एसोसिएटेड है। तो ये चीज़ें भी हैं। तीसरी बात जो अहम है वो ये कि पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल जो कि फसलों पे किया जाता है जी। वो उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है कि कितना पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया जा रहे हैं और वो लोग किस फॉर्म में खा रहे हैं। पानी जो दिया जा रहे हैं फसलों में, वो अब लोग सब अक्सर देखते रहते हैं टेलीविज़न पे रिपोर्ट्स कि किस तरह का पानी है जो फुजला है इंडस्ट्रीज़ का, वो इस्तेमाल पानी आ रहा है और वो फसलों के कल्टीवेशन में इस्तेमाल हो रहा है। हिकमत की दवाएं कॉमन है और हमारे यहाँ बेजा इस्तेमाल है, और लोग बहुत सारे वेग सिम्टम्स के लिए हिकमत की दवाएं इस्तेमाल करते हैं जिनमें हैवी मेटल्स होते हैं। और हैवी मेटल्स एक नोन बात है जिसमें लेड वगैरह शामिल है, गोल्ड सॉल्ट शामिल हैं, कि जो हड्डी के गूदे को इरिवर्सिबल तौर पे नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये एक जनरल फैक्टर्स हैं। बेंजीन बहुत सारी बीमारियों के साथ उसका ताल्लुक़ है जी। वो हमारे यहाँ उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो रेडिएशन है, वो तो ये है कि रेडिएशन लोगों को मिली, वो अक्सर औक़ात तो इस तरह मिली कि बीमारी के इलाज के लिए मिली। लेकिन एक ये कि अगर इंसिडेंटल एक्सपोजर हो जाए किसी को ज़्यादा डोज ऑफ रेडिएशन का, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया का जो अगर हिस्ट्री देखें तो वो यूँ ही थी कि जो अर्ली ट्रांसप्लांट्स हुए थे वो उन्हीं लोगों के हुए थे जो रेडिएशन हैज़र्ड से, जिन लोगों के बोन मैरो सप्रेस हो गए थे जी। और वहाँ से फिर ट्रांसप्लांट वजूद में आया कि इन सेल्स को रिप्लेस किया जाए तो इंसान क्योर हो सकता है, जैसे रेडियोथेरेपी वगैरह में हो जाता है। तो रेडियोथेरेपी में तो उमूमन ये होता है कि कंट्रोल रेडिएशन होती है, और क्योंकि हर इंसान की एक क्यूमुलेटिव रेडिएशन डोज है कि उसको एक पूरी ज़िंदगी में इतनी रेडिएशन मिल सकती है। अगर वो किसी वजह से उससे एक्सीड कर जाती है तो इरिवर्सिबल मैरो फेलियर हो जाता है। लेकिन जो नॉर्मल भी दी जाती है रेडिएशन, उससे भी कुछ हद तक बोन मैरो फेलियर होता है, लेकिन उमूमन क्योंकि वो कंट्रोल डोज होती है इसलिए वो बोन मैरो जो है वो रीजनरेट कर जाता है, दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर ये अनकंट्रोल्ड किसी वजह से हो जाए, खुदा न खास्ता, या जैसे कोई वर्क प्लेस ऐसी हो जहाँ पर बार बार एक्सपोजर हो रहा हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो इसीलिए जो आजकल जो अच्छे सेंटर्स होंगे, रेडिएशन के सेंटर्स होंगे, वहाँ पर जो है वो एक स्पेशल गैजेट होता है जो रेडियोथेरेपिस्ट और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट वगैरह अपने पास रखते हैं, और उस गैजेट के अंदर जो है जितनी वो रेडिएशन वो खुद जो एम्प्लॉइज़ हैं वो उनको लग रही है, वो कैलकुलेट होती रहती है कि भाई ऐसा तो नहीं कि वो क्यूमुलेटिव डोज से क्रॉस कर जाएं और फिर उनको अपनी सेहत को नुकसान पहुंच जाए। तो रेडिएशन एक मेजर हैज़र्ड है बिल्कुल एप्लास्टिक एनीमिया करने में। डॉक्टर साहब, इस बीमारी की अक़साम भी होती हैं क्या? जी हाँ, ब्रॉडली अगर देखा जाए तो एप्लास्टिक एनीमिया जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक इनहेरिटेड एप्लास्टिक एनीमिया जो मौरूसी एप्लास्टिक एनीमिया उसको कह सकते हैं, और दूसरा एक्वायर्ड एप्लास्टिक एनीमिया है। तो जैसा कि नाम है, अब पहले जो मौरूसी है उसको कंजेनिटल एप्लास्टिक एनीमिया कहा जाता था, लेकिन कंजेनिटल चीज़ें वो होती हैं जो एट बर्थ मैनिफेस्ट करें।
और यही इसमें क्लिक है और छोटा सा कैच है कि वो जो इनहेरिटेड वैरायटी है, जो मरूसी एप्लास्टिक एनीमिया है, वो नॉट नेसेसरीली एट बर्थ हो, बल्कि वो मैनिफेस्ट कर सकता है नौजवानी की उम्र तक प्रेजेंट कर सकता है। 12 साल, 15 साल, 20 साल तक के लोग जो हैं वो एप्लास्टिक एनीमिया तशखीस हुई, लेकिन उनको मरूसी विरासत में टाइप मिली ऑफ थी बीमारी। विरासत में मिला था और उनके जीन्स में डिफेक्ट है। और दूसरी जो बड़ी कैटेगरी है, ये छोटी कैटेगरी है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है रिकग्नाइज़ करना, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट जिसकी हम बात कर लेंगे वो डिफरेंट है बिल्कुल ही। जी। और जो एक्वायर्ड एप्लास्टिक एनीमिया है वो एक ब्रॉडर कैटेगरी है। जैसे हमने बात की कि जो हमने कुछ कॉजेज़ डिस्कस किए कि ये एप्लास्टिक एनीमिया में होते हैं, और इसमें एक और चीज़ जो छोटी सी रह गई थी वो ये कि अक्सर औक़ात प्रेगनेंसी के कॉन्सिक्वेंसेस के बाद भी एप्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो सकता है। तो ये प्लास्टिक एनीमिया की एक्वायर्ड कैटेगरी, जिसमें ड्रग्स हमने बात कर ली, वायरसेस हमने बात कर ली, प्रेगनेंसी हमने बात कर ली, रेडिएशन हमने बात कर ली, ये तमाम कॉजेज़ आ जाते हैं। और एक मरूसी हो गई जो इनहेरिटेड एप्लास्टिक एनीमिया कहलाती है। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी देर की बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर एप्लास्टिक एनीमिया के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।